नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी भी पुरानी योजनाएं थी, नई योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो चाहे पुरानी योजनाएं हो, चाहे नई योजनाएं हो, सभी का जो है बराबर महत्व होता है, क्योंकि योजना एक ऐसा विषय है जिनसे पुरानी योजना, चाहे वो 20 साल पुरानी योजना हो, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और बिल्कुल रिसेंट की योजनाओं से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की हैं, उनमें ये जो है एक अनिवार्य विषय है योजनाओं का। उत्तर प्रदेश पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, हर परीक्षा के लिए ये समान दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल रिसेंट की बात करेंगे कि जो अभी रिसेंट उत्तर प्रदेश का बजट पारित हुआ था, कौन से वित्तीय वर्ष का, 2020-21 का। तो 20-21 का जो बजट है, इसमें प्रमुख योजनाओं के लिए क्या प्रमुख धनराशियों का आवंटन किया गया था। सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। तो कुल बजट एक बार फिर से बात कर लेते हैं, 5,12,000 करोड़, जिसको हम संक्षेप में कहेंगे, और एग्जैक्ट क्या है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश ने सरकार ने प्रस्तुत किया था, जो अभी तक का जो है सबसे बड़ा बजट था। अब इसमें जो है नई योजनाओं के लिए क्या बजट दिया गया, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नई योजनाओं के लिए 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए का कुल बजट जो है पारित किया गया। अब इनमें से जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, जो अम्ब्रेला योजनाएं हैं, जिनको बड़ा बड़ा अमाउंट मिला है और जिनके दम पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है विकास के बारे में बात कर रही है, तो उनको जो है हम देखते हैं कि उनके लिए क्या क्या आवंटन हुआ है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये जो है 2019-20 में जो है सबसे चर्चित योजना है। इसके लिए 1,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है 2021 में। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके लिए 1,432 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम, ये जो है सेंट्रल का प्रोग्राम है जो यूपी में चल रहा है, इसके लिए जो है 4,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो महिलाओं के खासकर जो है
सुरक्षित प्रसव और बच्चों की देखभाल से संबंधित है। इसके लिए जो है 291 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6,240 करोड़। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए जो है 369 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,791 करोड़ रुपए का बजट जो है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,357 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। तो ये तो जो है बजट के बारे में हो गया कि जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिनके लिए ज़्यादा पैसे का आवंटन किया गया है। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है वो ये कि नई योजनाएं जो है इनके लिए कितना बजट है और उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना था 2020-21 हेतु, इसको जो है याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम जो है कुछ संक्षेप में योजनाओं को देखते हैं। जो पुरानी योजनाएं हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं, इनका हमको केवल जो है मूल उद्देश्य क्या है और अगर वर्ष जो है याद रखें तो बेहतर है। तो दो चीज़ें हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है यानी NRHM, तो NRHM जो है 2005 में ही जो है भारत में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में इसका लॉन्च हुआ था ये 10 सितंबर 2005 को हुआ था। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ जो है जनवरी 2009 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है, तो आप जो है अगर जैसे किसी भी जिले की बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की प्रशासनिक संरचना के बारे में, वहाँ पर विकास कार्यों की प्रगति के बारे में, तो वहाँ पर जो है हर जिले की एक वेबसाइट आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको जो है बलिया ज़िले के बारे में जानना है कि वहाँ के बारे में जो सरकारी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, तो आप balia.nic.in जो है टाइप करेंगे। ये सारी वेबसाइट्स NIC पे बनी हुई हैं। तो ये सभी क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर ही सारे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट बनी, सारा डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ऑनलाइन किया गया सरकारी वेबसाइट पे, जिससे आम जनता भी उसको देख सके और सरकारी नेटवर्क में भी जो लोग जो है एक विभाग दूसरे विभाग से कनेक्ट हो सके। तो ये हुआ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो जनवरी 2009 में शुरू की गई थी। किसान रथ योजना, ये योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई थी और ये दूर किसानों तक जानकारी पहुंचाने को सुनिश्चित करती है। अब किसान रथ योजना वास्तव में क्या है, तो जिस तरह से आपने प्रचार की वैन देखे होंगे, प्रचार वाहन देखे होंगे, उसी तरह से किसानों को जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, उनसे किसान कैसे जुड़ सकते हैं, बाकी जो है नई बीज नए तकनीक खेती के, इन सभी के बारे में जो है मौसम के बारे में कि किस तरह के मौसम में क्या फसल बोएं, यानी कृषि के बारे में सब कुछ जानकारी देने के लिए इस तरह की प्रचार वैन्स चलाई गई थी उस समय जो है, जो गांव-गांव जाकर एक एक गांव में खड़ी हो जाती थी और वहां पर पूरा जो है उसकी LED स्क्रीन पर जो है सारी चीज़ों को किसानों को दिखाया जाता था और वो जो है पूरे जहां जहां तक सुदूर इलाकों तक जाना संभव था वहां तक जो है वो गाड़ियां जाती थी। आगे तो उत्तर प्रदेश में बुनकरों के लिए जनश्री बीमा योजना, ये जो है बुनकर जो हस्तशिल्पी हैं उनके लिए इस प्रारंभ किया गया था। 2003-04 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, तो ये जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को गाँव में आधार संरचनात्मक विकास हेतु, यानी गाँव का जो है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास हेतु जो है जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त वर्ष 2012 को शुरू की गई थी। सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना, ये जो है पहले इसमें लाभार्थी कौन है, तो जैसा इसका नाम है सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना, यानी ये किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित एक योजना है और इसकी शुरुआत जो है 10 से 19 वर्ष तक की बालिकाओं में किशोरावस्था में आ रहे शारीरिक बदलावों से उत्पन्न समस्याओं पर सलाह देने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2008 में इसका प्रारंभ किया गया था। शिक्षा का अधिकार कानून, जिसको हम लोग RTI एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं, तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 जो है प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन योजना, तो ये जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था
और ये जो है 5 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया था। अब इस योजना का रूप बदल चुका है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। निर्भया योजना, तो निर्भया योजना जो है ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है योजना है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2019 के अवसर पर निर्भया योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पिंक बसों का संचालन पहली बार शुरू हुआ। जो पिंक बसें क्या हैं? पिंक बसें केवल महिलाओं के लिए हैं, जिसमें महिलाएं ही सफ़र कर सकती हैं, और उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर 25 एसी पिंक बसें जो है चलाई गई थी। मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना, ये 2019-20 की योजना है। इसके तहत मनरेगा योजना के पात्र जॉब कार्डधारी परिवार की निजी भूमि पर फलदायी पौधों का रोपण किया जा सकता है। यानी जो लोग मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है इनरोल्ड हैं, मनरेगा कार्यक्रम में जॉब कार्ड जिनके पास बना हुआ है, तो वो क्या कर, उनकी ज़मीनें जो हैं उस पर जो है फलदायी वृक्षों को उनका रोपण किया जाता है। इस परियोजना के तहत पौधा सुरक्षा रखरखाव का दायित्व लाभार्थी परिवार का होगा, क्योंकि सरकार जो है फल के पौधे वहाँ पर लगा देगी, लेकिन जो लाभार्थी परिवार है फलों की सारी जो है व्यवस्था यानी उसका रखरखाव सुरक्षा वो उसके द्वारा होगा। और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्यान विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 9 जुलाई 2012 को, तो डेट भी हमको याद रखनी है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों जो बीपीएल सूची में शामिल नहीं थे और ना ही किसी अन्य योजना से लाभान्वित थे, उनको 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो ये योजना क्यों महत्वपूर्ण रही? क्योंकि गरीबों को पेंशन की कई तरह की योजनाएं हैं, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए अलग अलग जो है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन उनके पास किसी भी योजना से वो आच्छादित नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी जो है पेंशन का लाभ मिले, इसके लिए 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन जो है इसमें दिया जाता था। अगली योजना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना। तो ये योजना जो है 17 मई 2012 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत उन राजस्व ग्रामों को जो मुख्य धारा से दूर थे उनको संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं से युक्त कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है इसका जो है मतलब सीधा सा जो है मूल उद्देश्य ये है कि ऐसे सुदूर गांव जहां तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं वहां पर पेयजल, सड़कें, स्वच्छता, विद्युतीकरण, इस तरह की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। ग्राम रोजगार सेवक योजना, तो उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवक योजना सन 2006 में नरेगा के कार्यों के संपादन हेतु शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में 2 वर्ष के लिए एक रोजगार सेवक की भर्ती भी की जाती है। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, तो इसका शुभारंभ बीपीएल परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को किया गया था, और इसके तहत बालिकाओं को विवाह एवं शिक्षा हेतु 20,000 रुपये की सावधि जमा यानी जो है उनको आरडी दे दी जाती थी, प्रदान किए जाने का प्रावधान था। अब जो है मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है इसकी जगह आगे आ गई है, इसको रिप्लेस करते हुए उसमें जो है प्रति जोड़ा 51,000 रुपये की जो है मदद दी जाती है शादी के लिए। लेकिन ये जो है विशेषकर जो है बीपीएल परिवारों में विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए था, जिससे जो है और भ्रूण हत्या यानी लिंगानुपात को भी जो है भ्रूण हत्या को रोकते हुए लिंगानुपात को भी जो है सुधारा जा सके। धन लक्ष्मी योजना, अगली योजना कौन सी है? धन लक्ष्मी योजना। तो मार्च 2008 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत बालिका शिशु के जन्म से लेकर उसके विवाह की तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित धनराशि का इसमें भुगतान परिवार को किया जाता था। स्वाधार योजना पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये योजना जो है 2001-2002 में जो है शुरू की गई थी, और ये योजना जो है मुश्किल समय में महिलाओं के पुनर्वास के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता को पूरी करता है, ताकि महिलाएं अपना जीवन यापन गरिमा के साथ बिता सकें। 2001-2 में उत्तर प्रदेश में यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब जो है मुश्किल में रहने वाली महिलाएं क्या हैं, जो किसी तरह से निराश्रित हैं,
और किसी भी वजह से मान लीजिए वो जो है विधवा होने के कारण घर पर नहीं रह रही, या किसी भी कठिन परिस्थिति में होने के कारण, या जो है महिला कैदी रही हो पहले तो जेल से छूटने के बाद, ऐसी सभी महिलाओं को जो है गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जो है स्वाधार गृह योजना बनाई गई। इसमें जो है क्या है, इसमें स्वाधार गृह जगह जगह बनाए गए थे, जिसमें आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ इन महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की भी योजना इसमें थी। आगे चलते हैं, अगली योजना देखते हैं, स्वावलंबन योजना। तो उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण निगम द्वारा 1996, यानी पुरानी योजना है, 1996 से ये संचालित है योजना, और केंद्र द्वारा इसका जो है वित्त पोषण किया जाता है, यानी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यानी उनको विभिन्न उद्यमों के लिए प्रेरित करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, जिससे कि जो है वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सके, स्वरोजगार करने में सक्षम हो सके। इसीलिए इसका नाम जो है स्वावलंबन योजना भी रखा गया है। किसान मित्र योजना, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये योजना 18 जून 2001 से लागू की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। और इसके अंतर्गत जो है किसान मित्र नामक जो है वॉलंटियर्स को भी नियुक्त किया जाता था, जो किसानों को जो है विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए जो है एक तरह से मध्यस्थ का काम करते थे। अगली योजना है बालिका श्री योजना। तो बालिका श्री योजना का पहले ईयर देखते हैं, ये 2006-07 के बजट में घोषित हुई थी 15 फरवरी 2006 को, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इस योजना में अनुसूचित जाति की बालिकाओं को 200 रुपया बीमा किस्त के साथ तथा 800 रुपये का बचत पत्र दिए जाने की व्यवस्था थी। यानी जो है इसका जो मुख्य फोकस था वो जो है एससी कैटेगरी की बालिकाओं के लिए था, जिनको 200 रुपये की बीमा किस्त के रूप में तथा 800 रुपये का बचत पत्र जो है दिया जाता था। अगली योजना है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। तो ये ग्रामीण आवास की एक योजना है जो 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत उन गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य था जो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इंदिरा आवास योजना में लाभार्थी के लिए जो है कुछ विशेष मानदंड हैं, जरूरी नहीं है कि उसके अंतर्गत ही सभी आते हो। तो उसकी जो उनसे वंचित रह जाते थे उनको जो है लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो है आवास उपलब्ध कराया जाता था। नया सवेरा विकास योजना, तो 18 अगस्त 2012 से आरंभ इस योजना के तहत नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर क्या हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना। तो इसका नया नाम भी आपको याद रखना होगा, इसका नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना। आगे चलते हैं, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना। तो इसमें स्पष्ट है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो बालिका शिक्षा है, और उसमें मदद करने के उद्देश्य से इसको 2009 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो है बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती थी। तो 2-3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है कि ये केवल जो है बीपीएल कार्ड धारक जो परिवार हैं उनकी बालिकाओं को और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। संजीवनी परिवहन योजना अगली योजना है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को शुरू की गई थी। यानी जो प्रसव के लिए महिलाएं जाती हैं या अस्पताल जाने के बाद वापस लौटना हो, तो जो आज जो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया जाता है वही सेम जो है काम जो है यहाँ पर संजीवनी परिवहन योजना के लिए में किया जाता था। कुष्ठ रोग से ग्रसित आवास विहीन योजना, तो ये जो है रिसेंट है योजना, 2019 में इसको जो है दिया गया था। इसमें ये कहा गया कि जितने भी उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगी हैं उनको जो है आवास उपलब्ध कराया जाए। तो रोगियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास देने के प्रस्ताव को 2019 में मंजूरी दे दी गई। भले ही वो जो है उस योजना के, किस योजना के,
मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें जो है पात्र ना हो, लेकिन उनको विशेष रूप से अगर वो कुष्ठ रोगी हैं तो उनको जो है इसके अंतर्गत जो है आवास दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, किसान उदय योजना। तो ये एक जो है ऊर्जा दक्षता की योजना है जिसमें जो है पंप वितरित किए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट जो 2018-19 का था, इसके अंतर्गत किसान उदय योजना के तहत किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना का शुभारंभ किया गया और इसी को जो है किसान उदय योजना कहा गया, जिसके तहत किसानों को विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट प्राप्त होंगे। ये स्कीम ऊर्जा की बचत करेगी और सभी के लिए पावर के लक्ष्य को प्राप्त करने की सहायता करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022 तक किसानों को 10 लाख पंप उपलब्ध कराएगी। अब ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्य लक्ष्य वो क्या है, 2022 तक किसानों को 10 लाख जो है पंप का आवंटन करना। इस योजना में 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर के सबमर्सिबल और कपलिंग सेट पूर्णतया मुफ्त में बदले जाएंगे, यानी जिनके पास पुराने होंगे ये सेट उनको जो है बदल दिया जाएगा नए से। और इस योजना से पारंपरिक बिजली पंपों पर किसानों की निर्भरता कम होगी जो कि 35% अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पारंपरिक रूप से जो है सबमर्सिबल पंप और अन्य तरह के पंप जो है किसानों के मध्य चल रहे थे वो 35% ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती थी, लेकिन ये पंप क्या है, इनमें ऊर्जा दक्षता है, यानी ये एनर्जी इफिशिएंट हैं, कम बिजली में जो है ज़्यादा जो है काम करने में सक्षम है। अगली योजना है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, यानी जो है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको SAG कहा गया है, इसका शुभारंभ किया गया 21 फरवरी 2019 को, यानी जो है बहुत पुरानी योजना नहीं है। और ये योजना बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के लाभार्थी कौन हैं? 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियां हैं जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाती हैं। उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत हर माह की 8वीं तिथि को आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी दिवस का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस का आयोजन किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप। तो ये क्या है? ये जो है एक ऐप है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि योजनाओं की जानकारी पहुंचाने एवं कृषकों की शिकायतों के निवारण हेतु 2019 में पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। फिर कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांडला गोरखपुर जो पाइपलाइन है LPG की, इसकी लंबाई कितनी है? 2757 किलोमीटर। अगर कभी एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांडला गोरखपुर जो LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2757 किलोमीटर लंबी है ये, और इसका शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को, गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 9000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगली योजना या कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का आरंभ जो है 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, क्योंकि मवेशियों में जो है कुछ इस तरह की जो है वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेज हो जाती हैं जिनसे उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है। तो उनकी जो है अगर लाइफ लॉन्गिविटी को बढ़ाया जा सके तो उनमें जो है दूध का उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से 5 वर्षों में ये सभी कुछ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ब्रुसोलिस, खुरपका, मुखपका, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, इन सभी बीमारियों का टीकाकरण करना भी शामिल है।
अगली योजना जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक योजना है जो अभी हाल ही में शुरू की गई थी, जिसको नाम दिया गया है सुरक्षा कवच योजना। ये 2019 में शुरू किया गया था। इसमें आपने सुना होगा, इसको प्रचारित भी किया गया था काफ़ी, कि अगर कोई महिला अपने आप को जो है रात में कहीं असहाय पाती है या किसी भी समय जो है, तो वो पुलिस का जो इस समय उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112, उस पर कॉल करके जो है पुलिस को बुला सकती है और पुलिस जो है उसको उसके कार्यस्थल से या जहां पर भी वो संकट में है वहां से लेकर जाएगी, उसके घर तक छोड़ के सुरक्षित आएगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना को प्रारंभ किया गया है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 जो है, जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर डायल करके पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करेगी या व्यवस्था करेगी। इसके लिए 300 पीआरवी वैन, जो पुलिस की वैन होती है, 300 पीआरवी वैन में 2-2 महिलाएं हर शिफ्ट में ड्यूटी करेंगी। यानी इस काम में जो लगी होंगी वैन, उनमें जो है 2 महिलाएं जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी करेंगी। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2019 की योजना है। तो जो हमने पहले बात की थी कि समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, उसका नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया है, उसमें संशोधन किया है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना जो है लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ परिवारों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कवर द्वारा 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो मुख्य जो है इसमें प्रावधान क्या है कि 3 करोड़ परिवारों का जो है बीमा कवर करना है, और अगर किसी की जो है आकस्मिक मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उस परिवार को की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक क्षति के उपचार के लिए लाभार्थी को बीमा के द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब इसमें पात्रता मानदंड क्या है, यानी कैसे कौन एलिजिबल हो सकता है इसमें, तो उम्मीदवार जो है या लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, पहली शर्त। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये दूसरी शर्त हो गई। और लाभार्थी की घरेलू आय जो है 75,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 75,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना जो बहुप्रचारित है इस समय जो है, और इसके अंतर्गत बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। तो लिंग असमानता को समाप्त करने तथा बालिकाओं के विकास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2019-20 में बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी। अब इसमें कौन कौन लोग लाभार्थी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है कन्याओं के लिए है। उत्तर प्रदेश का राज्य स्थायी निवासी होना चाहिए जो परिवार है, जिस परिवार की वो बेटी है। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, ये जो है मैक्सिमम लिमिट है आय की। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों, यानी 2 बच्चों तक वो परिवार सीमित हो, और एक परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, इससे ज़्यादा होने पर लाभ नहीं मिलेगा। यदि लाभार्थी परिवार की पहली संतान बालिका है तथा दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो तीनों ही बालिकाओं को लाभ मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि अगर पहली बच्ची थी और बाद में फिर जो है 2 जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं तो तीनों ही बच्चियों को या बालिकाओं को जो है इस योजना में लाभ मिलेगा। योजना के तहत बेटी के जन्म से लेके और स्नातक तक की यानी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण करने तथा उस तक उसे 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता 6 चरणों में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये बात जो है याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसको कुल कितना पैसा मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा। कितने चरणों में मिलेगा, 6 चरणों में मिलेगा। अब ये 6 चरण कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चरण है बेटी के जन्म पर, यानी 1 अप्रैल 2019 को या उसके पश्चात अगर कोई बच्ची जन्म लेती है तो 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी परिवार को। उसके बाद
बच्ची जब 1 वर्ष की हो जाए और उसको सारे टीके जो प्रेस्क्राइब टीके हैं वो सभी लग जाएं, तब उसको 1,000 रुपया और मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो परिवार जो है टीकाकरण में लापरवाही करते थे वो लापरवाही नहीं करेंगे, वो उस बच्ची को सारे टीके लगवाएंगे। कक्षा 1 में जब वो प्रवेश लेगी बच्ची, तब उसको 2,000 रुपये और मिल जाएंगे, और जब वो कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तब उसको 2,000 और मिल जाएंगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक चीज और सुनिश्चित हो सकी कि वो लगातार शिक्षा ले रही है। कक्षा 1 में प्रवेश करने पर उसको 2,000 मिले, फिर जब वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तब उसको फिर 2,000 मिले, और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले कोर्स में दाखिला लेने पर उसको 5,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से कुल 15,000 रुपये उसको 6 चरणों में दिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2019-20 में 1,200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया था, और 20-21 में कितना किया वो हमने जो है शुरुआत में देखा। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये जो है 3 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुई। कैबिनेट के द्वारा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों के जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग कर रहा है, तो ये योजना जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होगी। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़े 51,000 रुपए की धनराशि व्यय कर रही है। पात्र कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, और उसकी पारिवारिक आय जो है गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई। अगली योजना है जो एक फसल बीमा योजना है। इसका नाम पूरा क्या है? पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ 18 अप्रैल वर्ष 2017 को हुआ था। 18 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया, और इस योजना के तहत जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी व महाराजगंज में केले की फसल एवं जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मिर्जापुर, बरेली में मिर्च की फसल को ब्लॉक में स्थापित कर मौसम केंद्र स्तर पर बीमित किया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत जो है सारी फसलों को नहीं कवर किया जाता। ये जो है कुछ चिन्हित जिलों में और कुछ चिन्हित फसलों में, जैसे कि आपने देखा मिर्च और केले के लिए ये प्रारंभ की गई है। अगली योजना है नया सवेरा योजना। तो नया सवेरा योजना ये जो है 16 जून 2017 को प्रारंभ की गई थी, और ये क्या है? ये श्रम से संबंधित यानी श्रम विभाग से संबंधित एक योजना है। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने तथा इनका सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए, योजनाएं सीधे सीधे ही पूछी जाती हैं, कभी कभी ऐसी योजनाएं जरूर पूछ ली जाती हैं जिनमें आप नाम से ये स्पष्ट फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि ये योजना किस लिए है। नया सवेरा योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ जो है नशा मुक्ति से संबंधित है, लेकिन ये योजना जो है नया सवेरा योजना जो 17 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश में, ये जो है बाल श्रम से मुक्त किए गए जो बच्चे हैं उनको उनके पुनर्वास की एक योजना है कि उनका जो है सामाजिक, शैक्षणिक स्तर जो है कैसे सुधारा जाए। तो इस योजना के तहत बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों को के चिन्हित ग्रामों यानी जो हॉटस्पॉट्स वहाँ चिन्हित किए गए हैं, उसमें बाल श्रम से मुक्त किए जाने के बाद डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध करके इनको विद्यालय भेजने तथा इन्हें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। यानी स्कूल तो भेजना ही है, लेकिन स्वरोजगार भी वो अपना कर सकें, आगे चल के स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उसके लिए उनको तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की एक अनूठी योजना है, जो है काफ़ी चर्चित योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना।
तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्पी हैं उनके लिए जो है योजना शुरू की गई है 24 जनवरी 2019 को। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों के विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना का आरंभ किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना द्वारा पारंपरिक कारीगरों तथा मजदूरों को 6 दिनों का फ्री में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें आधुनिक उपकरणों, टूल किट जो उनकी आवश्यकता है, मान लीजिए अगर वो बढ़ई का काम करते हैं तो उनको उस तरह का टूल दिया जाता है, वो जो है गाड़ी वाले मिस्त्री हैं तो उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं। तो प्रशिक्षण के बाद जो है उनको टूल किट का वितरण किया जाता है और 3 साल तक लगभग 15,000 मजदूरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के नाई, दर्जी, बढ़ई, टोकरी बुनकर, लोहार, कुम्हार, सुनार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, इस तरह के सभी कारीगरों को मिलेगा। अगली योजना है, ये भी किशोरी बालिकाओं पर ही फोकस है। इसका नाम ही है किशोरी बालिका योजना, 2019 में प्रारंभ की गई थी। तो प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ फरवरी 2019 में किया गया। इस योजना में 14 वर्ष तक की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को चिन्हित करना, जो कि उत्तर प्रदेश में कितनी है, लगभग 13 लाख। इन किशोरी बालिकाओं को शिक्षित करना, सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। ये तो इसका मूल उद्देश्य हो गया। इसके तहत लाभार्थी किशोरी को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से दिया जाएगा। यानी उनको पोषक आहार जो है जरूर दिया जाएगा बालिकाओं को, और 300 दिन जो है, वर्ष में 360 दिन होते हैं तो 300 दिन उनका फिक्स है कि कम से कम 300 दिन उनको पोषक आहार जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अब इस योजना में और क्या प्रावधान है, तो किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ही आंगनबाड़ी केंद्रों जिनमें किशोरियों को लक्षित किया गया है उनका एक समूह बनाया जाएगा और उसे क्या कहेंगे हम, वीरांगना दल कहेंगे। जो ये समूह बनेगा किशोरी बालिकाओं का उसको वीरांगना दल कहा जाएगा। इस समूह के नेतृत्व के लिए एक वीरांगना सखी, यानी जो इस वीरांगना दल में एक लड़की चुन ली जाएगी जो उसकी लीडर होगी, तो उसको क्या कहेंगे, वीरांगना सखी कहेंगे। और 2 वीरांगना सहेली इनमें से चयनित कर ली जाएंगी। प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा और जनवरी व जुलाई में ये दिवस ANM उपकेंद्र पर मनाया जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो है कौशल विकास की योजना है, इंटर्नशिप योजना। तो ये क्या है, छात्रों के लिए अभी हाल ही में जो है घोषित की गई योजना है। बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों की रोजगार की संभावनाओं को उज्ज्वल करने के उद्देश्य से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ साथ स्नातक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। वहाँ पर वो इंटर्नशिप करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और साथ में उनको कुछ जो है आर्थिक सहायता भी मिलेगी। तो 6 महीने से 1 वर्ष के लिए उनको इंटर्नशिप करने पर प्रत्येक युवा को हर महीने 2500 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। तो इसको एक बड़ी योजना माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए कि इसमें जो है 10वीं 12वीं या स्नातक के जो छात्र हैं उनको काम के साथ में जो है ये पैसा भी मिलेगा जिससे वो काम सीख सकें। अगली योजना क्या है, जिसको इंडस्ट्री 4 कहते हैं। तो इंडस्ट्री 4 जो है अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है 2019 में। सितंबर 2019 में देश में इंडस्ट्री 4 की शुरुआत के लिए पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मॉडर्न कोच फैक्ट्री में शुरू की गई है। अब इंडस्ट्री 4.0 ये टर्म क्या है, इसको जो है चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडस्ट्री 4.0 जिसे आमतौर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी यानी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसमें स्वचालन, इंटरकनेक्टिविटी और डेटा विनिमय यानी डेटा इंटरचेंज की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया एक नाम है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की नवीन कृषि नीति 2013। तो जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी थी 2013 में
प्रदेश में कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस कृषि नीति का राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 28 फरवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी। अब इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है, पहले सैद्धांतिक बातें कुछ देखते हैं। प्रदेश की जनता को खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना, किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु औद्योगिक बागवानी का प्रोत्साहन, फलोत्तर प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास, पशुपालन व दुग्ध विकास के कार्यक्रम को शुरू करना, किसान हितैषी विपणन व्यवस्था, यानी जो है किसान हितैषी विपणन का मतलब जो है जो किसान जो है उत्पादन करते हैं वो सही तरीके से मार्केट तक, मंडी तक पहुंच सके और उनका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके, तो ये किसान हितैषी विपणन व्यवस्था हो गई। साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिम प्रबंधन, यानी किसी तरह का बीमा उनको देना, कृषि शिक्षा देना, शोध तकनीक और मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी को कृषि क्षेत्र में बढ़ाना, राज्य में कृषि की स्थिति को सुधार करने के लिए कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है उसको 5.1% जो है हमको प्राप्त करना। तो 5.1% का विकास दर निर्धारित किया गया था उत्तर प्रदेश नवीन कृषि नीति 2013 में। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, मत्स्य पालन को हम और क्या कहते हैं, नीली क्रांति जो है, ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। गन्ना उत्पादन के लिए विशेष अभियान तथा रेशम उत्पादन के माध्यम से रोजगार, ग्राम स्तर पर भंडारण की क्षमता विकसित करने के लिए उपाय, ई ट्रेडिंग और प्राइवेट बाजारों का विकास, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका विकास। तो ये सभी जो है सैद्धांतिक बातें हैं इस पॉलिसी की। अब हम आगे चलते हैं, राज्य में दुग्ध उत्पादन की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य में जो है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर, ये बात हम लोग भली बात जानते हैं। और यहाँ पर दूध की औसत उपलब्धता जो है 312 ग्राम प्रति व्यक्ति है। प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। राज्य में दुग्ध के विकास के लिए कई प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली योजना है महिला डेयरी योजना। तो इस योजना का विकास ग्रामीण स्तर पर गठित समितियों के द्वारा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा उनका आर्थिक विकास कर आत्मनिर्भर बनाना। यानी ये जो दुग्ध उत्पादन का जो फील्ड है इसमें महिलाओं को प्रेरित करना और उनको जो है आगे लाना, ये जो है महिला डेयरी योजना हो गई। फिर गोकुल पुरस्कार योजना। अब जो दूध के किसान हैं, यानी जो दुग्ध उत्पादन में जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पुरस्कार से सम्मानित करना, जिसका नाम रखा गया है गोकुल पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले किसान को दिया जाता है। यानी हर जिले में जो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है किसान, उसको जो है गोकुल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण। तो ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिता की एक समिति गठित कर दुग्ध उत्पादन के लिए जिला स्तर पर दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो अभी तक जो है व्यापारियों के लिए किसी तरह की खास बीमा योजना कोई नहीं थी प्रदेश में। उसको ध्यान में रखते हुए सितंबर 2016 में अगर कोई व्यापारी जो है दुर्घटना में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए इस बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये योजना सितंबर 2016 में प्रारंभ की गई, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन जो है कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। इस बीमा योजना का लाभ दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता होने पर दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2018 को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो पूरा जो सार वो ये है कि पहली चीज, इसका लाभ लेने के लिए वाणिज्य कर विभाग में व्यापारी का पंजीकरण होना चाहिए, वैलिड पंजीकरण होना चाहिए। पहले इस योजना में
5 लाख रुपए केवल दुर्घटना कवर था, अब उसको जो है 2018 में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ये जो है 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगली योजना जो है ये भी एक अप्रेंटिसशिप की योजना है। तो पहले इसका नाम पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसको चूंकि एक ही साथ लॉन्च हुई, एक से जोड़ के ही हम पढ़ेंगे। तो ये बजट जो है 2020-21 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व MSME यानी छोटे लघु मध्यम उद्योगों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राप्त कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रही है। इसमें भी वही चीज है कि वो सीधे सीधे किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो है काम करेंगे और वो काम करते करते ही ट्रेनिंग भी प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान, जिसको युवा कहा गया, के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इस योजना में जो है कितना मिलेगा, कितना धनराशि जो प्रतिमाह मिलेगी। तो 2500 रुपये जो है उनको अप्रेंटिसशिप भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो युवा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो है हर जिले में युवा हब बनाए जाएंगे, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। अब ये जो युवा हब है, इसके माध्यम से यह योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएंगी। यह योजना 1 लाख से अधिक युवाओं के स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। यानी जो इसका लक्ष्य है वो क्या है, लगभग 1 लाख युवाओं को जो है इसमें जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करना। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। अगली जो है योजना एक नीति है जो कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति है 2018 की। इसके लक्ष्य जो मैं बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप जो है जरूर याद रखेंगे। तो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 यानी पर्यटन नीति 2016 में बनी थी, लेकिन वो लागू कब हो रही है, इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 इससे रिप्लेस कर दिया गया इसको। यानी पुरानी पर्यटन नीति थी 2016 की, उसको जो है 2018 से रिप्लेस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए, यानी जो इसमें जो इसका कार्यकाल बनाया गया नीति का, तो 5 वर्षों तक ये जो है जारी रहेगी। अब इसके जो लक्ष्य हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या टारगेट सेट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023 तक देश की सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थान बनाना तथा प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का लक्षित निवेश आकर्षित करना। तो पहली चीज क्या है कि देश में सबसे ज्यादा जो है पसंदीदा पर्यटन का स्थल बनाना उत्तर प्रदेश को, और 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, यानी इन्वेस्टमेंट जो है लेना। आगामी 5 वर्षों में निरंतर 15% घरेलू पर्यटक आगमन एवं 10% विदेशी पर्यटक आगमन की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। यानी हर साल जो है 15% जो है घरेलू पर्यटक का मतलब क्या हुआ कि जो भारत के अंदर के ही पर्यटक हैं वो उत्तर प्रदेश में विजिट करें, तो वो 15% की वृद्धि उनकी वार्षिक हमने निर्धारित की है इस योजना में। और विदेशी पर्यटकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है, सारनाथ है, बौद्ध, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो है विदेशी पर्यटक भी जो तमाम आते हैं, तो 10% की दर से वार्षिक जो है वृद्धि दर प्राप्त करना विदेशी पर्यटकों के मामले में। इसके अलावा अगली देखते हैं नीति, ये क्या है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित पॉलिसी है जो 2017 में आई। और उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की बृहत संभावित क्षमता, कितनी क्षमता जो है यहाँ पर संभावित है, 22.3 गीगावाट। इसको याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा की कितनी संभावित क्षमता है उत्तर प्रदेश में, 22.3 गीगावाट है। इसी का दोहन करना है,
तो राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इसी उद्देश्य से 5 दिसंबर 2017 को अगले 5 वर्षों के लिए ये पॉलिसी जो है बनाई गई। वर्ष 2022 तक लक्ष्य इसका क्या रखा गया है कि 8% के सौर नवीनीकरणीय खरीद बाध्यता लक्ष्य को प्राप्त करना। उसके बाद सभी को पर्यावरण के अनुकूल एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करना। नीतियां पढ़ रहे हैं, एक अगली नीति पढ़ लें, उत्तर प्रदेश नगर विमानन नीति 2017। ये क्या है? ये जो है सिविल एविएशन की जो है नीति है। तो 22 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्यों में नागर विमानन यानी सिविल एविएशन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी जो उड़ान योजना है, इसके तहत नए मार्गों का विकास कर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और एयर कार्गो हब के विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि जो माल ढुलाई के लिए जो है विमान प्रयुक्त होते हैं जिनको एयर कार्गो कहा जाता है, उसके हब के रूप में उत्तर प्रदेश में जो है अवसंरचना का विकास करना। अगली योजना क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो भारत सरकार की भी फ्लैगशिप योजना है और उत्तर प्रदेश की भी फ्लैगशिप योजना है। तो ये 2019 में शुरू की गई थी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है, उनको जो है अपने आधार और इत्यादि जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, मैं बता दूं आपको। 15,000 रुपये से कम आय होनी चाहिए जो भी व्यक्ति जो इसमें रजिस्टर्ड होगा। आयु सीमा जो है इसकी जो है 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उसके बाद जो है न्यूनतम 55 एवं अधिकतम 200 रुपये 60 साल तक जो है उस व्यक्ति को जमा करना पड़ेगा और वो असंगठित क्षेत्र का कारीगर हो, चाहे वो जैसे वो रिक्शा चलाने वाला हो, घरेलू नौकर हो या कोई अन्य काम करता हो, क्योंकि ये सब जो है क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र हैं। और एक तय उम्र के बाद यानी 60 साल के बाद उन्हें 3,000 रुपया प्रतिमाह जो है वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी जो है योजनाएं उत्तर प्रदेश की हमको पढ़नी है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है।
अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।